अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिप्थेरिया। जब हम डिप्थेरिया की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि जो डिप्थेरिया है एक एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है और स्किन कॉज्ड बाय एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो इन्वॉल्व होता है डिप्थेरिया में वो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया होता है। अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया की कि बैक्टीरिया की जो इन्वॉल्व हो रहा है कॉर्निबैक्टीरियम उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं, तो बेसिकली जो बैक्टीरिया होता है वो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है। इसकी अपेरेंस बीरिड अपेरेंस होती है, तस्बीह के दानों की तरह इसकी बीरिड अपेरेंस होती है। ये ग्रो करता है वेल ऑन टेलुराइट अगार और लॉपलर्स स्टेन। इसके अलावा अगर हम इसकी स्टेन्स की बात करें तो इसकी 3 स्टेन्स होती हैं, ग्रेविस, माइटिस एंड इंटरमीडियस। जो इंटरमीडियस इसकी स्टेन होती है, ये जो हमारे पास इंटरमीडियस इसकी स्टेन है वो बेसिकली मोस्ट टॉक्सिजेनिक होती है। सबसे ज़्यादा जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन की प्रोडक्शन करती है वो बेसिकली ये इंटरमीडियस फॉर्म होती है जो कि टॉक्सिन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी एपिडेमियोलॉजी की। ये इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारा जो ये डिप्थेरिया है वो मोस्ट प्रेवलेंट है। जब एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं तो वो ऑर्गेनिजम्स जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के होते हैं, जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले एरियाज़ में रह रहे होते हैं, क्राउडेड एरियाज़ में रह रहे होते हैं, उनके अंदर चांसेस ऑफ डिप्थेरिया होने के बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया है हमारा वो कौन कौन से एरियाज ऑफ ह्यूमन बॉडी को जो है वो मोस्ट कॉमनली इन्फेक्ट करता है। ये मोस्टली ह्यूमन बॉडी के म्यूकस मेम्ब्रेन्स को और स्किन को इन्वॉल्व करता है। एक्सक्लूसिव इनहेबिटेंट ऑफ ह्यूमन म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन होता है। अब अगर हम थोड़ा सा इन्फेक्शन की बात कर लें तो डिप्थेरिया की वजह से जो इन्फेक्शन हो रहा था वो बेसिकली कॉन्टेजियस इन्फेक्शन होता है। वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। और इसके अलावा ये स्प्रेड किस तरह करता है, ईजिली वाया पुअर पर्सनल हाइजीन। एक बंदा अपनी हाइजीन का प्रॉपर ख्याल नहीं रखेगा तो उसको भी चांसेस हैं कि डिप्थेरिया हो सकता है। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जैसे मैंने अभी आपको बताया। क्राउडिंग, ओवर क्राउडेड एरियाज़ के अंदर भी इसका स्प्रेड ईजिली हो जाता है। लिमिटेड एसेस टू मेडिकल केयर। अब लाइक किसी को थोड़ा सा फीवर हुआ है, सोर थ्रॉट हुआ है, लेकिन उनको डायग्नोसिस नहीं है कि डिप्थेरिया दैट फीवर और सोर थ्रॉट इज सिंपली फीवर और सोर थ्रॉट या उसका रिलेशन है डिप्थेरिया के साथ, तो जब मेडिकल केयर की असेस नहीं होंगी वो भी हमारे पास लीड करेगी टूवर्ड्स डिप्थेरिया। डिप्थेरिया के इन्फेक्शन से रिलेटेड हमारे पास जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो डिप्थेरिया का इन्फेक्शन है वो बेसिकली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, हमारे एरोसोल से इसके स्प्रेड होता है। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इन्वेट कर जाता है, इन्वेट करने के बाद ये अपना सारा जो इन्फेक्शस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, इसकी पैथोजेनेसिस होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या करता है, हमारे पास बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शंस करता है। इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमनली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व करता है और स्किन को इन्वॉल्व करता है। जब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व करता है तो बेसिकली होता क्या है, एरोसोल के जरिए ये ट्रांसफ़र होकर आता है बॉडी के अंदर, और इसके अलावा फिर ये मूव ऑन कर जाता है टूवर्ड्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम और जाके हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है। स्किन इन्फेक्शन की बात करें तो स्किन इन्फेक्शन में ये पुरलेंट पंच्ड आउट अल्सर्स बना देता है और वुंड इन्फेक्शंस कॉज करता है। होता बेसिकली क्या है, अब जब हम ये डिजीज़ प्रोग्रेस कर जाती है तो ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया रिलीज़ करता है सर्टेन काइंड्स ऑफ एक्सोटॉक्सिन्स। एक्सोटॉक्सिन्स जो है इनकी बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है, एक एज अ पॉइजन करते हैं बॉडी के अंदर, एक एज अ पॉइजन एक्ट करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, हमारे हार्ट को और हमारे ब्रेन को और हमारे मेजर ऑर्गन जो है ना बॉडी के, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके ऊपर जाके अटैक करता है, उधर भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कराता है और एट द एंड वहाँ पे भी इन्फेक्शन कॉज करा देता है। बात कर लेते हैं थोड़ी पैथोजेनेसिस ऑफ डिप्थेरिया के बारे में। सबसे पहले क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया है उसने बॉडी में एंट्री लेनी है। बॉडी में एंट्री किस तरह लेगा, जब कोई आपके इन कॉन्टेक्ट ऐसा पर्सन आएगा जिसको डिप्थेरिया है, जब वो आपके करीब रहकर ब्रीथिंग करेगा, स्नीजिंग करेगा, तो बैक्टीरिया उसके एरोसोल ड्रॉपलेट्स के ज़रिए आपकी बॉडी में ट्रांसमिट होगा। आपकी बॉडी में ट्रांसमिट होने के बाद वो जो हमारी बॉडी की म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं मोस्टली उनको, उनका जो है वो रेजिडेंट है बैक्टीरिया, उनका इनहेबिटेंट है। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, हमारे फेरिंग्स में, लेरिंग्स में या नोज़ के अंदर जाके इनहेबिटेंट हो जाएगा, वहाँ जाके रिमेन करेगा और वहाँ पे अपनी प्रोलिफरेशन, अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, अपने नंबर को इंक्रीज़ करेगा। जब बैक्टीरिया जो है वो रिमेन करेगा म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, वहाँ जाके लोकलाइज्ड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को, तो ये प्रोड्यूस करेगा सर्टेन काइंड्स ऑफ एक्सोटॉक्सिन। जैसा हमने भी पहले पढ़ा कि ये जो बैक्टीरिया है वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सोटॉक्सिन्स। अब ये जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं बेसिकली, ये बात मैंने आपको बताई कि ये रिमेन करेगा इन द म्यूकस मेम्ब्रेन, यहाँ पे इसकी लोकलाइजेशन हो जाएगी, यहाँ मेम्ब्रेन के अंदर रह के अपने आप को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो एक्सोटॉक्सिन्स हमारे पास बन गए, एक्सोटॉक्सिन्स बेसिकली जो है ना वो हमारे पास पोटेंट इनहिबिटर होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के, और बॉडी में जितना भी हमारा मसल वर्क है वो प्रोटीन डिपेंडेंट है। हमारे बहुत सारे जो सिस्टम्स, हमारे एंजाइम वर्क, सबका सब कुछ जो हमारा सिस्टम है वो प्रोटीन पे डिपेंड करता है। एक्सोटॉक्सिन्स क्या करेंगे, प्रोटीन्स को इनहिबिट कर देंगे।
इसके बाद क्या होगा, जब इन्होंने प्रोटीन्स को इनहिबिट कर दिया तो इनहिबिट करने के बाद हमने बताया कि म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर ये रिजाइड कर रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्ट्रक्शन ऑफ सुपरफिशियल एपिथेलियम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास एक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाएगी जिसको हम कहते हैं सूडो मेम्ब्रेन। जो एरिया जिस एरिया में इन्फेक्ट कर रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे फेरिंग्स पे एक्ट कर रहा है बैक्टीरिया, फेरिंग्स में हमारे पास एक्सोटॉक्सिन की प्रोडक्शन हो रही है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो क्या होगा, बैक्टीरिया लीड करेगा टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रेइश मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल्स, जिसको हम कहते हैं सूडो मेम्ब्रेन। इसके अलावा जाहिर सी बात है, जब बैक्टीरिया आया एक किसी भी हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्वेट करेगा तो वहाँ पे जो है हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा, न्यूट्रोफिल्स की एक्यूमुलेशन होगी, मैक्रोफेजेस आएंगे, लिम्फोसाइट्स आएंगे, सर्टेन काइंड ऑफ साइटोकाइंस रिलीज होंगे, तो हमारे पास एक इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म जो है वो जनरेट करेगा। इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म जब जनरेट होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपेरीमिया हो जाएगा और एडीमा हो जाएगा। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं कि अब ये जो मेम्ब्रेन बन गई, फर्दर अब क्या होगा। अब जब ये मेम्ब्रेन बन गई है ना, बेसिकली एक्ट एज अ शील्ड करिए, इसके नीचे जो हमारा स्ट्रक्चर मौजूद है, बॉडी का जो टिश्यू मौजूद है, अब उसमें क्या होने लग जाएगी, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। नेक्रोसिस के साथ साथ क्या होगा कि वहाँ पे डेपोजिशन ऑफ फेब्रिन होने लग जाएगी, वाइट ब्लड सेल्स वहाँ पे एंट्रैप हो जाएंगे और जो बैक्टीरिया है वो वहाँ पे रैपिडली जो है वो ग्रो करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए वो एक सूटेबल इन्वायरमेंट है फॉर इट्स रेप्लिकेशन। यही बात हमने बता दी कि क्या होगा कि जो अंडरलाइंग टिश्यू है वो स्टार्ट टू नेक्रोसिस, उसकी नेक्रोसिस स्टार्ट होने लग जाएगी, फेब्रिन की डेपोजिशन होने लग जाएगी, वाइट ब्लड सेल्स और बैक्टीरिया की एक्सेस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सूडो मेम्ब्रेन को लेके। जब हमने कहा कि हमारे बैक्टीरिया की वजह से हमारे अंडरलाइंग स्ट्रक्चर के ऊपर सूडो मेम्ब्रेन बन गई, तो होगा क्या, ये जो सूडो मेम्ब्रेन है बेसिकली हमारे अंडरलाइंग स्ट्रक्चर के साथ एडहेरेंट होती है। अगर हम इसको पील ऑफ करने की कोशिश करेंगे तो ये पील ऑफ नहीं होगी, बल्कि उस एरिया से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अंडरलाइंग जो कैपिलरीज हैं वो हमारे पास क्या होंगी, ब्रीच हो जाएंगी। जब कैपिलरीज ब्रीच होंगी तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उस ब्लीडिंग से जो ब्लड हमारे पास आ रहा है वो कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हमारा जब फेरिंग्स में ये सब कुछ हो रहा है, फेरिंग्स में मेम्ब्रेन बनी है, फेरिंग्स में ब्लड की जो है वो लीकेज हो रही है, तो ब्लड हमारा एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा लेरिंग्स और ट्रेकिया में। जब ब्लड एक्यूमुलेट करेगा लेरिंग्स और ट्रेकिया में, तो क्या होगा, एस्पायरेशन ऑफ द ब्लड होगी। एस्पायरेशन ऑफ द ब्लड होगी तो वो हमारे पास लीड करेगी टूवर्ड्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होगा और फिर हमारे पास जो है रेस्पिरेटरी तमाम का तमाम हमारा जो मैकेनिज्म है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, सफोकेशन और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगी। अब जब हम बात कर रहे होते हैं एक्सोटॉक्सिन की, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सोटॉक्सिन जो होता है वो हमारे पास एक पोटेंट इनहिबिटर होता है, किस चीज़ का, प्रोटीन सिंथेसिस का। एक्सोटॉक्सिन क्या करेगा, ये एक टॉक्सिन है, इसने एक्ट करना एज अ टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर ऑल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मोस्ट कॉमनली किसको इन्वॉल्व करता है, मोस्ट कॉमनली हमारे हार्ट को इन्वॉल्व करेगा। जब हार्ट को इन्वॉल्व करेगा तो हार्ट में क्या करेगा, मायोकार्डाइटिस करा देगा। जो मास्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट है उसमें क्या करेगा, कार्डाइटिस करा देगा, इन्फ्लेमेशन करा देगा। ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कराएगा, न्यूरोलॉजिकल हमारे पास सिम्टम्स अपेयर होंगे। और इसके अलावा ये एक्ट करेगा किडनी के ऊपर, किडनी के साथ साथ एड्रीनल ग्लैंड है उसके ऊपर एक्ट करेगा, लिवर के ऊपर एक्ट करेगा तो हेपेटाइटिस की कॉज बनेगा, किडनी के ऊपर एक्ट करेगा तो नेफ्राइटिस कॉज करा देगा, नर्व्स के ऊपर एक्ट करेगा तो नेफ्राइटिस कॉज करेगा। बेसिकली जितने इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म्स हैं बॉडी के अंदर, ये उन सबको कंट्रोल कर रहे हैं, उन सबको लीड कर रहे हैं। अब हमने एक दफ़ा पैथोजेनेसिस को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि पुअर पर्सनल कांटेक्ट की वजह से और इन कांटेक्ट विद अ पेशेंट और अ हेल्दी कैरियर के साथ जब हम इन कांटेक्ट हुए तो बेसिलाई ने बॉडी में एंट्री लेने के बाद फेरिंग्स और लेरिंग्स या नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन में रिजाइड किया। वहाँ से इसने प्रोडक्शन ऑफ एक्सोटॉक्सिन की प्रोडक्शन होने के बाद क्या हुआ, सूडो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हुई। सूडो मेम्ब्रेन की जब फॉर्मेशन हो गई तो अंडरलाइंग जो स्ट्रक्चर्स थे विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी क्या होना स्टार्ट हो गई, नेक्रोसिस स्टार्ट हो गई। अब तक हमने अपने डिप्थीरिया की पैथोफिजियोलॉजी देख ली। अब हम मूव ऑन करते हैं कि हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स क्या पेयर हो रहे हैं। हमने कहा जब फेरिंग्स इन्वॉल्व होगा तो हमारे पास क्या होगा, इरिटेशन होगी फेरिंग्स की। इरिटेशन और फेरिंग्स की वजह से सोर थ्रोट होने लग जाएगा। सोर थ्रोट होगा, इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही, हाइपरीमिया और एडीमा हो रहा, दैट विल लीड टू द मॉडरेट फीवर। उसके अलावा वीकनेस हो जाएगी और मैलेज हो जाएगा। हमारे पास क्या क्या अपेयर होगा जब हम एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट की। एग्जामिनेशन पे हमें टॉन्सिल्स के ऊपर एक वॉश लेदर टाइप अपेयरेंस आएगी, वॉश लेदर एलिवेटेड ग्रेइश ग्रीन मेम्ब्रेन नजर आएगी टॉन्सिल्स पे। इसके अलावा जब हम पेशेंट को देखेंगे तो मोस्ट कॉमनली जो इन्वॉल्व एरिया है वो फेरिंग्स, लेरिंग्स और ट्रेकिया वाला एरिया इन्वॉल्व हो रहा है। तो जो
चिन वाली एक साइड होगी पेशेंट की, वो बेसिकली क्या होगी, एडिमेटस होगी। एडिमेटस होने के बाद वो हमारे पास एक बुल नेक टाइप अपीयरेंस देगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्वेलिंग ऑफ द नेक हो जाएगी चिन वाले एरिया के करीब करीब, तो क्या हमारे पास अपीयरेंस हो जाएगी, बुल नेक अपीयरेंस हो जाएगी। इसके अलावा जब हम पैल्पेशन करते हैं तो हमें हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं, जो लिम्फ नोड्स हमारे यहाँ मौजूद हैं नेक के अराउंड, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, उनकी क्या हो जाएगी, टेंडरनेस हो जाएगी, एनलार्जमेंट हो जाएगी। अगर हम देख रहे हैं कि जो डिप्थीरिया है वो बेसिकली हो कहाँ पे रहा है, वो हमारे फेरेंक्स को इन्वॉल्व कर रहा है। अगर डिप्थीरिया हमारे लैरिंक्स को इन्वॉल्व करता है तो हमारे पास कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, तो हमारे पास बेसिकली रिकरेंट लैरेंजियल नर्व जो है वो इन कॉन्टैक्ट आ रही है। रिकरेंट लैरेंजियल नर्व जब इन कॉन्टैक्ट आएगी तो बेसिकली सबसे पहले क्या होगा, वॉइस की डिस्टॉर्शन हो जाएगी, हस्की वॉइस हो जाएगी। इस दौरान अब हमें जो सोर थ्रॉट में कफ होगी वो क्या हो जाएगी, हाई पिच्ड कफ होगी, रेस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, और इतनी ज़्यादा रेस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी कि हमें अर्जेंट नीड होगी ट्रेकियोस्टमी की। इसके अलावा अगर डिप्थीरिया हमारा मौजूद है एंटीरियर नेज़ल एरिया में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नेज़ल डिस्चार्ज होने लग जाएगा। ये वो सिम्टम्स हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं डिप्थीरिया को कि हमारा डिप्थीरिया जो है वो बेसिकली फेरिंक्स के लेवल पे हो रहा है, लैरिंक्स के लेवल पे हो रहा है, ट्रेकिया के लेवल पे हो रहा है, या फिर एंटीरियर नेज़ल एरिया पे हो रहा है। तो ये सारे जो हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स हैं, बेसिकली इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास बुल नेक है और वॉश लेदर अपीयरेंस, सूडो मेम्ब्रेन है। सूडो मेम्ब्रेन सम केसेस में नहीं भी बनती, कुछ केसेस में, लेकिन मोस्ट केसेस में जो सूडो मेम्ब्रेन है वो बनती है, तो इसलिए हम इसको एक मेन क्राइटेरिया ले सकते हैं फॉर द डायग्नोसिस। अब जो हमारा ये डिप्थीरिया है ना, ये बेसिकली माइल्ड डिजीज़ से मूव ऑन करता है टुवर्ड्स द सिवियर डिजीज़। अब जब सिवियर डिजीज़ की हम बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि जो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है डिप्थीरिया की वजह से, जो हमारा बैक्टीरिया वो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, तो अब एक्सोटॉक्सिन जो है वो बॉडी में एज ए टॉक्सिन एक्ट कर रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, पॉइजन के तौर पर एक्ट कर रहा है, तो वो हमारी बॉडी को हैवीली डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर हमारे पास जो पेशेंट है उसकी टॉक्सीमिया होना स्टार्ट हो गया पेशेंट को, और जो डिजीज़ है वो मोर देन 10 डेज़ प्रोग्रेस की हुई है, तो पेशेंट के अंदर 99% चांसेस हैं कि उससे टॉक्सीमिया हो चुका है, यानी कि ब्लड के अंदर एक्सोटॉक्सिन कम्प्लीटली फैल चुका है, ठीक है। अब जब फैल चुका है तो हमारे लिए क्या है, हैवीली डेंजरस है। समटाइम्स इतना ज़्यादा डेंजरस है कि वो लीड करेगा टू द डेथ ऑफ पेशेंट अगर हम उसको अनट्रीटेड छोड़ देंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो टॉक्सिन चांस होता है, ये जो टॉक्सिक होता है, टॉक्सिन होता है, बेसिकली क्या होता है, एक्सोटॉक्सिन हमारी बॉडी के हर ऑर्गन के लिए डेंजरस होता है। इसके अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की तरफ डिस्कस करें कि डिप्थीरिया में हमारे पास क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो बेसिकली डिप्थीरिया में हमारे पास क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर हमारा कार्डिक सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया मायोकार्डियम की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो क्या होगा, मायोकार्डाइटिस होने लग जाएगा अलॉन्ग विद एरिथमियाज, ठीक है। अगर हमने क्या कहा था कि हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हो जाए, तो हमने बताया था कि हमारे पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने लग जाएंगे, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। तो सबसे पहला जो हमारे पास न्यूरोलॉजिकल साइन होगा वो पैलेटल पैल्सी का आएगा। पैलेटल पैल्सी के बाद क्या होगा कि पेशेंट की जब क्रेनियल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट होना स्टार्ट होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो डिफिकल्टी इन रीडिंग स्मॉल प्रिंट आएगा। जो स्मॉल प्रिंट की बुक्स होती हैं वो पेशेंट रीड नहीं कर पाएगा। इसके अलावा क्या होगा, जनरलाइज पोलीन्यूराइटिस होने लग जाएगा। जो ये तमाम के तमाम केसेस हैं, अगर हम पेशेंट को ट्रीट कर दें, लाइक हम पेशेंट के अंदर जो एक्सोटॉक्सिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, एक्सोटॉक्सिन को हम मिनिमाइज़ कर दें, एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लें या एंटीटॉक्सिन दे दें, तो ये तमाम की तमाम कंडीशन इंक्लूडिंग मायोकार्डाइटिस 2 रिवर्सेबल होते हैं, रिकवरेबल होते हैं। अगर हमारा लंग इन्वॉल्व हो जाए, एक्सोटॉक्सिन की ज़द में आ जाए, तो फिर क्या होगा, ब्रोंकोनमोनिया हो जाएगा। लेरेंशियल डिप्थीरिया जो होता है ना, वो मोस्टली लीड करता है टूवर्ड्स द ब्रोंकोनमोनिया। लिवर के इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था हेपेटाइटिस हो जाएगा। किडनी के इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो नेफ्राइटिस हो जाएगा। अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स अलॉन्ग विद कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डिप्थीरिया। अब अगर हम थोड़ी सी डायग्नोसिस ऑफ डिप्थीरिया की बात करें, तो डिप्थीरिया को जो डायग्नोसिस होता है वो मोस्टली क्लिनिकल होता है। पेशेंट को आप देख के असेस करते हो कि पेशेंट को डिप्थीरिया है या नहीं। इसके लिए हमारे पास जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो हिस्ट्री होती है। ये मोस्टली जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर होने के इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ओवर क्राउडेडनेस वहीं पे होती है और अब क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ द पेशेंट जो है ना वो वहीं पे होता है। तो हमने क्या करना है, हमने हिस्ट्री ले लेनी है, हमने ये चेक कर लेना है कि अगर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है तो मोस्टली ये हो सकता है कि एंडेमिक एरियाज़ में डिप्थीरिया स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के जरिए एक दूसरे को ट्रांसमिट है, कॉन्टेजियस डिजीज़ जो हम इसको कह रहे हैं। इसके अलावा फिर हम अपने जिस तरह हम मूव ऑन करते हैं, हमने एग्जामिनेशन करनी है। एग्जामिनेशन पे हमें सूडो मेम्ब्रेन नज़र आएंगी मेनली। सूडो मेम्ब्रेन के अलावा हमें बुल नेक अपीयरेंस नज़र आ रही होगी जैसे हमने पहले पढ़ा। इसके अलावा हम एग्जामिनेशन में देखेंगे हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं उनकी लिम्फेडेनोपैथी हुई हुई है।
इसके अलावा फिर हम क्या क्या देख लेंगे, हम अपनी नोज़ को इवैल्यूएट कर लेंगे, हम थ्रोट को इवैल्यूएट कर लेंगे, एनी काइंड ऑफ स्किन ली है ना उनको इवैल्यूएट कर लेंगे। इनको इवैल्यूएट करने के लिए इनमें डायग्नोसिस हमारा कंफर्म करने के लिए कि हमने जो अपना क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाया, लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन हम क्या कराएंगे, हम ब्लड कल्चर करा लेंगे। जब हम ब्लड कल्चर करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पर्टिकुलरली हमारे पास कौन सा बैक्टीरिया है जो ये सारा प्रोसेस जो है इन्वॉल्व हो रहा है। जो हम ये कल्चर करवा रहे हैं इसका बेसिकली हमारे पास रीज़न ये होती है कि हमने एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करनी होती है टू द पेशेंट, तो हमने एक एंटीबायोटिक सेलेक्ट करनी होती है, तो हम उसके लिए क्या करते होते हैं, हम ब्लड कल्चर करवा लेते हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट स्मेयर ले लेंगे थ्रोट स्वैब के ज़रिए, और फिर हम जो हमारी रूटीन इन्वेस्टिगेशन है CBC करवा लेंगे। CBC में हमें ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा और रेड ब्लड सेल काउंट जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी डिस्ट्रक्शन होगी। अब जो डिप्थीरिया उसकी हमारी और भी बॉडी में ऐसी कुछ डिजीज़ होती हैं जिनसे रिजेम्बलेंस होती है, अब उनमें जो हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं वो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस हो सकता है। एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस को हम अपने डिप्थीरिया से किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो डिप्थीरिया में सूडो मेम्ब्रेन बन रही है वो एडहेरेंट है, उसको आप रिमूव करने की कोशिश करेंगे, पील ऑफ करने की कोशिश करेंगे तो ब्लीडिंग हो जाएगी, जबकि एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस में जो मेम्ब्रेन है वो नॉन एडहेरेंट है। थ्रश हो सकता है। थ्रश में हमारे पास मेन फीचर जो होता है डिप्थीरिया से डिफ्रेंशिएट करने वाला वो वाइट स्पॉट्स होते हैं, वाइट स्पॉट्स होते हैं टंग के ऊपर और बकल म्यूकोजा के ऊपर। हम इसको इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस भी कह सकते हैं, लेकिन इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में हमारे पास जनरलाइज लिम्फोएडिनोपैथी और अलॉन्ग विद जनरलाइज लिम्फोएडिनोपैथी क्या हुआ होता है, स्प्लीनोमेगाली हुई होती है ना। और हम इसमें क्या क्या ले सकते हैं, हम एक्यूट एपिग्लोटाइटिस ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो ग्लॉटिस होता है वो चेरी रेड कलर होता है, इन कलर होता है, इस वजह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे फ्रॉम डिप्थीरिया कि हमारा जो डिप्थीरिया उसमें जो ग्लॉटिस है वो चेरी रेड कलर में नहीं हो रहा, लेरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस हो जाता है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अ मैनेजमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिप्थेरिक पेशेंट के लिए। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड तो वो हमारे पास डिफरेंट बॉडी की कॉम्प्लिकेशंस को लीड करेगा, दैट विल एट द एंड लीड टू द डेथ ऑफ द पेशेंट। हम पेशेंट की लाइफ को खो देंगे। अब मैनेजमेंट में जो हमारे गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली गोल हमारा ये होता है कि जो बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ है ना, हम उसको न्यूट्रलाइज करें। जैसे एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूसर है वो हमारे सेल्स में एक्यूमुलेट हो रहा है, तो जो टॉक्सिन हमारे ब्लड सर्कुलेशन में मौजूद है और हमारे सेल्स के अंदर अभी नहीं गया, हमने उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करना होता है। हमने अपने बैक्टीरिया को इनहिबिट करना होता है कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एक्सोटॉक्सिन की प्रोडक्शन ना करे। हमने क्या करना होता है, जो लोकल इन्फेक्शन हो रहा होता है उसको कंट्रोल करना होता है और हमने ट्रांसमिशन को भी कंट्रोल करना होता है। जब हम टॉक्सिन की न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो हम टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन यूज़ करते हैं। अब ये जो एक्सोटॉक्सिन होता है, एंटीटॉक्सिन होता है ना, बेसिकली ये हम इंट्रावीनस इसकी सिंगल डोज यूज़ करते हैं। सिंगल डोज यूज़ करने की बिहाइंड रीज़न ये है कि जो मोस्ट पेशेंट होते हैं वो एलर्जिक हो जाते हैं, टू एंटीटॉक्सिन। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हमने एक इंजेक्शन होता है एड्रेनलिन, वो अपने हाथ में रखना होता है एट द टाइम ऑफ जब हम इंजेक्ट करने लगे एंटीटॉक्सिन इनटू द पेशेंट। तो वो इंजेक्शन जो है हमारे पास प्रिवेंट करेगा या हैंडल करेगा तमाम की तमाम एलर्जिक रिएक्शन को जो एट द टाइम ऑफ इट्स इंजेक्शन हमारे पास टेक प्लेस कर रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम एंटीबायोटिक्स की डिस्कशन कर लें तो एंटीबायोटिक्स में हम जो पेंसिलिन होते हैं वो ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे देते हैं, और वो पेशेंट जो पेंसिलिन के रेजिस्टेंट होते हैं उनके अंदर हम एरिथ्रोमाइसिन को एज आ ड्रग यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक। अब हमने अपने पेशेंट को जो है मेंटेन कर लिया, अपने पेशेंट को थोड़ा सा स्टेबल कर लिया है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पेशेंट में डिप्थीरिया की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो गई थी। हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है ना वो करने हैं। हमने सबसे पहले अपने पेशेंट को एजुकेट करना है, पेशेंट के नियर अबाउट जो रिलेटिव्स हैं उनको एजुकेट करना है कि पेशेंट से कॉन्टैक्ट को अवॉइड करें। पेशेंट को हम बेड रेस्ट जो है वो रेफ़र करेंगे फॉर 2 to 3 वीक्स, क्योंकि अगर पेशेंट के अंदर मायोकार्डाइटिस टाइप कॉम्प्लिकेशन अराइज हुई भी है तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर वर्क परफॉर्म करता है, फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करता है पेशेंट, तो वर्कलोड इंक्रीज होगा हार्ट पे, तो दैट विल लीड टू द वर्सनिंग ऑफ मायोकार्डाइटिस और वो पेशेंट की डेथ का मेन कॉज बन सकती है। इसके अलावा हमने देख लेना है कि पेशेंट में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस डिस्टर्ब तो नहीं है। हमने फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन कर लेना है, जिसको हम रिससिटेशन में इन्वॉल्व करते हैं। हमने देख लेना पेशेंट को एनी काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी तो नहीं आ रही। जब हमने बताया कि ट्रेकिया के अंदर ब्लड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, तो हमने क्या कर देना, अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पेशेंट को सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तो हम ट्रेकियोस्टमी कर देंगे, एनी काइंड ऑफ इंट्यूबेशन कर देंगे, जिससे हम अपने पेशेंट की ब्रीथिंग जो है उसको मेंटेन कर सकें। हमने पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस देख लेना है कि हमारे पेशेंट जो है वो नॉर्मली फीड कर रहा है या नहीं। इसके अलावा हमने अपने पेशेंट की वेंटिलेशन को मेंटेन कर देना है। सो अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड वन इन्फेक्शियस डिजीज दैट इज डिप्थीरिया। होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।